वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत आज 20 सितंबर 2020 और मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, संचालक संबोधि आईएएस एकेडमी मुंबई ठाणे, सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। संबोधि आईएएस एकेडमी 2005 से 6 से इस देश में अलग अलग तबके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट वाले ऑफिसर्स और एथिकल ऑफिसर्स, स्पेसिफिकली आईएएस आईपीएस, स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स और अन्य जो गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स है उससे अच्छे ऑफिसर्स, क्रिएटिव माइंडसेट वाले, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले ऑफिसर्स बनाने का काम करता है। और इसमें हम काफी हद तक मुंबई जैसे सिटी में सक्सेसफुल हो चुके हैं। मुंबई जैसे सिटी में हमने डॉक्टर प्रवीण मुंडे फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस हो चुका हमारा, जय वाघमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआरएस हो चुका हमारा, डॉक्टर रामदास बेसे सेकंड अटेम्प्ट में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में जा चुके हैं। और ऐसे काफी सारे ऑफिसर्स जो है ग्रुप ए सर्विसेज में, ग्रुप बी और ग्रुप सी एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज सिलेक्ट हो चुके हैं। सो 600 मोर देन स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। आप जो स्टूडेंट्स ये जो सेमिनार अभी अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संबोधि करियर एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए आपके प्रिपरेशन तक सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो लेक्चर्स है हम उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है हर सब्जेक्ट से लेके वो अपलोड करते रहते हैं और उसका बहुत अच्छा जो फायदा है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है अभी। सो इस सेशन में मैं आज धनंजय वंजारी, जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, मेरे भाई है, उनको मैं उनका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा जो साथ जो है, ओके, हमारा जो साथ है ओके, सो धनंजय जी जो है एक बहुत ही ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। ओके, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है वो, एक मिशनरी ऑफिसर है बेसिकली, जिसके लिए मैंने मेरा थोड़ा सा करियर बाजू में रख के हुए मुझे जिस तरह से जो ऑफिसर्स चाहिए थे तो वैसे ऑफिसर्स, मतलब धनंजय वंजारी जैसे जो ऑफिसर्स हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, तो वैसे ऑफिसर्स तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन इटसेल्फ धनंजय वंजारी जी जो है वो एक खुद ही एक अच्छी एक मिसाल है समाज के सामने, देश के सामने भी, और बहुत अच्छा काम वो है, वो अपने प्रशासन में करते हैं। हमारा जो कांटेक्ट है बेसिकली हम साथ साथ है। ओके, सो हम कब से साथ साथ है धनंजय भाई? थोड़ा सा हम 2003-4 में भी, मे बी हाँ, 2003-4। सो 2000 इनफैक्ट 2002 से हम दिल्ली से जब वो उनका जस्ट एमएससी हुआ था दिल्ली, आईआईटी दिल्ली से केमिस्ट्री, और उसके बाद हम आरके पुरम सेक्टर 3 में साथ में थे, और तब से फिर नागपुर में भी थे, मुंबई में भी थे, और हमने मेंस हम लोगों ने साथ में दे चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। और उनके उनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने परिस्थिति के बारे में बहुत हमेशा क्या बोलते हैं कि ये करते रहते हैं कि अरे नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं काफी मैं पुअर फैमिली से हूँ, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गांव से हूँ, मैं वर्नाक्युलर मीडियम से हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो धनंजय जी का जो अगर आपने बैकग्राउंड देखना चाहा तो उनका बैकग्राउंड या फिर उनको जो सपोर्ट सिस्टम थी वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग धनंजय। तो वही Yeah. आप उनके बारे में वो खुद ही बताएंगे। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि धनंजय आप अपनी जो एक थोड़ा सा जो संघर्ष है उसके बारे में भी अगर 5 मिनट स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे फैमिली से होते हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, सोने का जो चम्मच होता है, चांदी सोने का चम्मच उनके मुंह में होता है बचपन से, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में जो है ये नहीं होता है, एक तरह से क्या बोलते हैं हम उसको कि एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन जो होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काफी सारे पेरेंट्स मुझे कंप्लेंट करते रहते हैं कि क्या सर, मेरा बच्चा ऐसा है, सब कुछ हम ले देते हैं उसको, ओके, सब कुछ उसके डोर स्टेप पे मिलता है, सब कुछ उसके मुंह में मिलता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते। और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो अच्छा ऑफिसर्स वगैरह किस तरह से बनेंगे? सो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना, अपने परिस्थिति के बारे में जो हमेशा तकरार करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं,
या फिर अपने रूरल बैकग्राउंड के बारे में वगैरह जो तकरार करते रहते वो तो उनको भी थोड़ा सा दो शब्द बताना। और धनंजय ने जो है 2007-8 की बैच में, उस 7 की बैच में मैं भी था मेंस के लिए। सो उन्होंने क्वालिफाई किया। इनफैक्ट हम दोनों उस समय रूम पार्टनर ही थे एक ही रूम में रहते थे वडाला मुंबई में हम लोग थे, सिद्धार्थ विहार में। सो वहां से उन्होंने क्वालिफाई किया और आज वो एक भारत का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जो स्टूडेंट्स आईआरएस बनते हैं इनकम टैक्स में, वहां का जो ट्रेनिंग सेंटर है एनएडीटी, नेशनल एकेडमी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ओके, नागपुर में है। जो स्टूडेंट्स नागपुर के हैं शायद उनको पता होगा। ओके, लोगों को एनएडीटी कम पता रहता है, लेकिन एनएडीटी के बाजू में जो एक पागल खाना है वो पता रहता है ज्यादा। ओके, सो एनएडीटी इंस्टीट्यूशन जो नागपुर के स्टूडेंट्स है, अगर उनको नहीं पता है तो वो पता कर ले। तो एनएडीटी में वो अभी जॉइंट डायरेक्टर है। ओके, और बाकी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक मोमेंट है उसमें भी धनंजय जी बहुत अच्छे से काम करते हैं। खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस जो है उसमें धनंजय जी का एक अच्छा योगदान है। और काफी अच्छी एक सोशल अवेयरनेस के लिए जो वो जो स्पीच है वो देते रहते हैं। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था कि आई हैव गॉट दिस मैसेज, आई हैव रिसीव्ड दिस मैसेज फ्रॉम माय आइडोल धनंजय वंजारी सर। तो मुझे पता चल गया कि भाई भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में धनंजय वंजारी का काम बहुत जोर शोर से चालू है। so without taking much time, just Dada, hand over means over to you, Dada, and please continue and please guide our students regarding how to develop personality for UPSC Civil Services examination. Okay, regarding like motivation और interview and फिर बाकी जो भी आपको लगता है। So हिंदी में आप बेटर रहेगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है मिक्स है। Okay, so thanks to you. Thank you so much, दादा, for your kind words. Those kind words बहुत चीजें बताई, हालांकि हो सकता है उसमें काबिल हूँ या नहीं हूँ, I don't know that. हाँ, ये आपका बड़प्पन है। thank you so much for all those. और ये जो आज परिस्थितियां हम जो देख रहे हैं साथियों, मैं सबको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा देता हूँ, और खासकर मंगेश जी बोरकर मेरे भाई जो संबोधि एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज इस वेबिनार के माध्यम से हमारे जो होनहार साथी है और फ्यूचर के जो सिविल सर्वेंट्स है, अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा नाम करने वाले जो हमारे साथी है, उनके साथ में दो शब्द करने का मुझे मौका दिया है। और इस मौके पर मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा यहाँ पर कहूँगा। और आज उन्होंने जो मुझे विषय दिया है, वैसे तो अलग अलग विषय पे अभी 10-15 दिन में कुछ न कुछ इस तरीके का वेबिनार होते ही रहता है, लेकिन ये जो है यह अति महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट है, और ये उन होनहार साथियों के लिए है जो इन विषम परिस्थितियों में भी, जो एपिडेमिक की जो परिस्थितियां चल रही है, under those circumstances also, who are preparing very hard, wherever they may be some constraints will always be there, किसी न किसी प्रकार की कंस्ट्रेंट जरूर आएगी, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो अपना हौसला बनाए हुए है, उन हौसलों को हमको सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, और उनका हौसला अफजाई करना हमारा दायित्व है, जो हमने उस परीक्षा को हमने क्वालिफाई कर लिया है। आज जो विषय मुझे हमारे मंगेश भाई ने जो दिया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है यूपीएससी इंटरव्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। यानी यूपीएससी की जो एग्जाम होती है सिविल सर्वेंट्स बनाने के लिए, सुपर क्लास 1 ऑफिसर बनाने के लिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों की जो सिविल सर्विसेज है, उनको चलाने का जो काम जिनके ऊपर होता है, उनके कंधों पे होता है, तो वो जो एग्जाम लेती है यूपीएससी, उसमें जो 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसका जिक्र अभी मंगेश साहब ने बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत टेक्निकल चीजें बताई, बहुत सी चीजें उन्होंने बताई जो कि हमको अपडेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि वो एकेडमी चला रहे हैं, तो उनका दायित्व हो जाता है कि ये सारा डाटा भी अपने पास में रखना, और
विद्यार्थियों को सही चीजें बताना, फैक्ट्स बताना। नहीं तो आज इस र्यूमर के जमाने में कई ऐसी चीजें होती है तो हम र्यूमर का शिकार होने लगते हैं। तो ये जो 3 स्टेजेस होती है यूपीएससी की, उसमें जो सबसे अहम और सबसे लास्ट जो स्टेज होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन अगर हम नोटिफिकेशन देखें यूपीएससी का तो उसको कहा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये जो पर्सनालिटी जो टेस्ट है, यानी व्यक्तिमत्व परीक्षण जो है, और दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऐसी स्थिति में या सिविल सर्वेंट, ये जो दोनों विषय है, ये कोई अलग अलग नहीं है, वो जुदा नहीं है, वो कोई सेपरेट विषय नहीं है। दे आर वेरी इंटीमेटली इंटरलिंक्ड। वो दोनों बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। और इसीलिए अगर आप जो देखेंगे तो इसमें यूपीएससी को प्रीलिम्स, मेंस, इसके अलावा ये पर्सनालिटी टेस्ट नाम का एक स्टेज भी रखना पड़ा। और उसके पीछे कारण है जो उसका संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। तो ये दोनों विषय इंटरलिंक्ड है, इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एंड आई थिंक the Sambodha Academy is very much credit worthy for this kind of interlinked subject that they have presented today for discussion. तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू का महत्व या पर्सनालिटी टेस्ट का महत्व क्यों है। आपने देखा होगा, मैं बहुत सी चीजें तो मंगेश भाई ने हमको बता दिया, लेकिन अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, जिसके ऊपर हर उस शख्स का ध्यान आकर्षित होना चाहिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो हमको डिफरेंशिएट करती है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है या डायमेंशन है जो हमको क्वालिफाई और अनक्वालिफाई कैंडिडेट में डिफरेंशिएट करता है। देखिए, यूपीएससी में पास या फेल का कोई खेल नहीं होता है। यूपीएससी एक लिस्ट तैयार करती है गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर कि हमको इतने कैंडिडेट्स चाहिए, और उतने कैंडिडेट्स यूपीएससी को चुनकर क्वालिफाई कर गवर्नमेंट को सौंपना होता है। और ये कैंडिडेट जो है वो जाके गवर्नमेंट मशीनरी में काम करते हैं, जैसे कि हम हैं। तो ये जो मशीनरी तैयार करने की जो जिम्मेदारी है यूपीएससी की, उसमें सबसे अति महत्वपूर्ण जो कड़ी है जो क्वालिफाई और अनक्वालिफाइड करती है इस एग्जाम के माध्यम से, वो क्या है। तो अगर प्रीलिम्स को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखें और मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें, तो हमको एक अति महत्वपूर्ण चीज पता चलती है। वो कौन सी है? वो ये है कि अगर अब यूपीएससी मेंस का अगर सिलेबस आपने अगर देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होगी, थोड़ी बहुत आपने जानकारी रखी होगी, जो भी यूपीएससी की तैयारी करने की इच्छा रखते हैं उन लोगों ने। तो साथियों, अगर इनको मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या है, अभी जैसे हमारे मंगेश भाई ने बताया कि आपके पास में जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं। अगर मैं करेक्ट हूं तो मंगेश भाई मुझे करेक्ट करेंगे, 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, उसमें मैं ही जाऊंगा। yes. उसमें ऑलरेडी मंगेश भाई ने बताया। हाँ, तो उसमें एक जो पेपर है, एक जो आपका अति महत्वपूर्ण पेपर है, पेपर 4, वो इथिक्स एंड एप्टीट्यूड, इस तरीके का एक पेपर है। एक हो गया। दूसरा एक और जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके 2 पेपर होते हैं। तीसरी अति महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपका एसे, और चौथी महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट। ये ऐसे डायमेंशंस है, ये ऐसे पहलू है इस एग्जाम के जो कि कैंडिडेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि अगर इथिक्स का पेपर देखेंगे तो वो बहुत ही ओपिनियन बेस्ड होता है, वह बहुत व्यूज बेस्ड होता है, वो आपके कंप्रेंशन के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है। और यह जरूरी नहीं है कि 2 या 3 या अलग अलग जो कैंडिडेट्स है उनकी समझ एक ही जैसी हो। और इसीलिए इथिक्स का पेपर अति महत्वपूर्ण होता है डिफरेंशिएशन के लिए। और यह एक अलग अलग जो डिफरेंसेस है स्कोरिंग में, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है आपका ऑप्शनल का। अब आप सब लोगों को पता है कि आप सब लोग अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हो। क्यों लेते हो अलग अलग? क्या कारण है अलग अलग सब्जेक्ट लेने की? आप कई बार पूछते हो कि सर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो निर्भर करते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी
अक्रॉस इंडिया आप कोई भी यूपीएससी की तैयारी करने वाला कैंडिडेट जो होगा, यूपीएससी की तैयारी कराने वाला, उसको अगर पूछोगे तो सबसे पहले वो बताएगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि पढ़ना है और पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट उसमें होना अति आवश्यक है। अगर आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट वेरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज ओशियनिक इन इट्स एक्सटेंट एंड इट्स डेप्थ, जिसमें आपको जाना है, तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो यू विल नॉट हैव दैट मच काइंड ऑफ अ ड्राइविंग फोर्स टू अंडरस्टैंड एंड रीड इट, एंड दैट्स व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें क्या हो जाता है, आपका इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट के आधार पे, स्कोरिंग ट्रेंड के आधार पे, स्टडी मटेरियल के आधार पे आप देखते हो कि वो सब्जेक्ट मुझे लेना है, और इसी का नतीजा ये होता है कि आप अलग अलग कैंडिडेट चूंकि अलग अलग विषय लेते हैं तो उसमें भी डिफरेंशिएशन आ जाता है, और यही एक डिफरेंशिएशन का एक अति महत्वपूर्ण डायमेंशन हो जाता है। तीसरा आपका एसे। एसे भी ऐसा है जिसमें आप देखेंगे कि आपको अपनी ओपिनियन बतानी होती है, अपना व्यूज बतानी होती है, आपने जो नॉलेज गेदर किया है सराउंडिंग से पढ़कर, उसके ऊपर सिर्फ आपको रिपीट करना नहीं है, सिर्फ उसका रिवीजन करना नहीं है, वो सिर्फ उसमें ओमिट कर देना नहीं है, उस भर से मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपकी राय क्या है, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती है। तो यहां पर भी आपका डिफरेंशिएशन होने लगता है, यहां पर भी डिफरेंशिएशन। और आप जिस तरीके से तर्क देंगे, जिस तरीके से आर्गुमेंट्स देंगे, जिस तरीके से वेहेमेंस आपका होगा वहां पर अपना पक्ष रखने का, दैट विल फेच यू द मार्क्स, और उसमें ओरिजिनलिटी मायने रखती है। और फिर चौथा पार्ट आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का, और यह भी डिफरेंशिएट करता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट में आप जो मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है कि आपको जीएस में कम मार्क्स मिले होंगे या मेंस में कम मार्क्स मिले होंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में आपने अगर अच्छा मार्क्स लिया है तो आप क्वालिफाई किए जा सकते। तो साथियों, अगर जीएस मेंस की अगर आप बात करेंगे या मेंस के सिलेबस की अगर आप बात करेंगे, तो ये ऐसे 4 पहलू है जो क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स में डिफरेंशिएशन करने का प्रोबेबली काम करते हैं, और इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट का अति महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है आपकी क्वालिफिकेशन। क्यों? वो इसीलिए अगर आप मेंस का बाकी का सिलेबस देखेंगे तो कमोबेश मोर और लेस आप देखेंगे कि वही नोट्स आप इधर उधर सभी कैंडिडेट्स भी पढ़ेंगे, वही जनरल नॉलेज, वही जनरल स्टडीज की सारी जानकारियां होगी। लेकिन ये ऐसे 4 डायमेंशंस है जिसमें आप और मेहनत करके, अपना हुनर और दिखा के, अपनी एक यूनिकनेस दिखा के कुछ अलग दिखा सकते हो, और जो इवेल्युएटर होगा उसको पकड़ेगा, और उसके आधार पे वो आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। और इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट along with these 3 dimensions does matter a lot. It is of critical importance when it comes to your qualification. और इसीलिए साथियों पर्सनैलिटी टेस्ट अति महत्वपूर्ण है। अब मुझे बताइए कि why after all we should have a personality test? क्यों जरूरत है हमको? देखिए, अगर आप यूपीएससी के इस पूरे फ्रेमवर्क देखेंगे, अगर उनके पूरे पैटर्न को देखेंगे, जिस तरीके से वो एग्जाम ले रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जो प्राइमा फेसी अब जो अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स और मेंस में आपका नॉलेज चेक किया जाता है, आपका जनरल स्टडीज चेक किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, नॉलेज शब्द का उपयोग करने से अच्छा है जनरल नॉलेज से जनरल स्टडीज का आपका वहां पर असेसमेंट होता है कि इनको कितनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, कितना इनको कॉम्प्रिहेंशन है, कितना ये समझ सकते हैं। तो जो आप ग्रेजुएट होने के नाते आपने जो नॉलेज लिया और प्रिपरेशन के दौरान आपने जो जनरल स्टडीज की है, उसके आधार पर आपकी सराउंडिंग, आपके देश की सराउंडिंग, इंटरनेशनल जगत की सराउंडिंग, इसके प्रति आप कितने संवेदनशील हो, कितने सजग हो, आप अपने कान और आप कितने खुले रखते हो, और उसके आधार पर आप कितना एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, कितना ओपिनियन बनाते हो, ये सारा का सारा जो चीज है आपका प्रीलिम्स और मेंस में चेक किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैंडिडेट जो होने के नाते, आप हर कोई कैंडिडेट जो कि यूपीएससी की मेंस दे रहा है या दे चुका है,
वह हर कैंडिडेट एक एलिजिबल कैंडिडेट है, वह एक योग्य कैंडिडेट है। यानी नॉलेज के मामले में या जनरल स्टडीज के मामले में या नॉलेज के आधार पर कुछ लिखने के मामले में वह एक एलिजिबल कैंडिडेट है। लेकिन क्या वह सिविल सर्विसेज के लिए सुइटेबल है? क्या एलिजिबिलिटी होना किसी पद के लिए और उस पद की सुइटेबिलिटी होना, यह दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। और इसी के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट रखी जाती है कि भाई वह नॉलेज के आधार पर, जनरल स्टडीज के आधार पर वह कैंडिडेट एलिजिबल जरूर हुआ है, लेकिन क्या वह सुइटेबल है क्या उस पोस्ट के लिए, यह देखना भी उतना जरूरी है। और इसी का नतीजा है कि एक अपने विषय में बहुत ही एक्सपर्टीज रखने वाला व्यक्ति, एक साइंटिस्ट बनने की काबिलियत रखने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वह यूपीएससी की पर्सनैलिटी टेस्ट क्वालिफाई करे, जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी की एग्जाम क्वालिफाई करे। और इसीलिए हमने यूपीएससी का जो पैटर्न बनाया है, यूपीएससी ने, वह ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्टीज रखने वाला व्यक्ति ही वो यूपीएससी दे सकता है, ऐसा नहीं। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाला व्यक्ति, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की काबिलियत रखने वाला व्यक्ति, एक सुटेबल कैंडिडेट होने के कारण, होने की जो काबिलियत रखने वाला जो व्यक्ति है, इसीलिए इस परीक्षण के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट रखी जाती है। अदरवाइज आपका नॉलेज अगर चेक कर दिया जाए, जनरल स्टडी चेक कर दिया जाए और 2 स्टेज में ही एग्जाम रखी जाए, तो फिर सुटेबिलिटी का प्रश्न ही नहीं है। आपका नॉलेज चेक कर लिया जाएगा and then it's all, it is all. But here it is not like that. You go beyond that. You go beyond your knowledge and general studies, and that's why you test the candidate's suitability for this post. And that's why we differentiate between the eligibility and the suitability. Now, what should be the criteria after all for the suitability? And that is where we find a glimpse of during the personality test and the kind of the question that the interviewers ask you. उससे हमको पता चलता है कि क्या वहां पर सुटेबिलिटी होनी चाहिए और वो किस तरीके से असेस की जाए। तो ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वह पोस्ट किस काम की है, वह पोस्ट किस लिए है, उसका दायित्व क्या है, वो क्या काम करेंगे, उनके पास में फंक्शंस क्या होंगे, उनका रोल क्या होगा, उनकी अथॉरिटी क्या होगी। इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि वह जो कैंडिडेट है, ये सारे पावर्स और फंक्शन जिसका वो उपयोग करेगा, वह इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि वह उसके ऊपर सुटेबिलिटी है या नहीं। तो आप अगर देखेंगे सिविल सर्वेंट का कार्य क्या है, सिविल सर्वेंट का कार्य यह है कि गवर्नमेंट की जो नीतियां बनाई जाती है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, या फिर संविधान के जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है, उसके अनुसार काम करना, उसका कार्यान्वयन करना, उसका इंप्लीमेंटेशन करना, ऑनेस्टली उसके ऊपर खरा उतरना, यह काम होता है सिविल सर्वेंट का। प्राइवेट सेक्टर की बात अलग है, यहाँ पे आप पब्लिक सेक्टर में आ रहे हो, आप यहाँ पर सिविल सर्विस में आ रहे हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव अलग हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पजेस अलग होते हैं, उनका उद्देश्य अलग होता है। पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य अलग होता है। यहाँ पे आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए आपके पास में अथॉरिटी होती है, पब्लिक के लिए आपके पास में पावर या फंक्शंस होते हैं। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल, बाय देयर कॉन्सेंसस। द गवर्नमेंट is basically the representative of the people, and you as a civil servant as the representative of the government and in turn of the people. And that's why you need to withstand the vigors of the intention and the policies of the government and the wishes of the people. और इसीलिए आपकी सुटेबिलिटी उस पोस्ट के लिए होना अति आवश्यक है। और इसीलिए साथियों, पर्सनैलिटी टेस्ट का महत्व अति महत्वपूर्ण हो जाता है इन सारे कंप्रेंशन को जानने के बाद। आपको अगर एक मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं,
तो अगर मान के चलो आप किसी जिले के कलेक्टर हो या आप किसी पद पर कमिश्नर हो और वहां पे आपको रख दिया गया, तो आपके पास में हर दिन हजारों लोग आते हैं मिलने के लिए, कई लोग आते हैं मिलने के लिए, अब अलग अलग फरियाद लेके आते हैं लोग। लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग भी हो, आप एक होमोसेपियंस भी हो, और इस नाते यह जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली आप अपनी भावना के ऊपर कंट्रोल रख सको, और इसीलिए आपको अपनी ट्रेनिंग खुद भी करनी पड़ती है और सरकार को भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि आप उस पद के लिए ट्रेंड हो सके। और इसीलिए साथियों, आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। आप नॉलेजेबल होंगे, एक्सपर्टीज भी होंगे, लेकिन अगर मसलों को आप अच्छे तरीके से सेटल नहीं कर पाने में सक्षम होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी सूटेबिलिटी ठीक नहीं होगी उस पद के लिए, और इसीलिए आपको इंटरव्यू या पर्सनैलिटी देनी पड़ती है। साथियों, अब मैं इस बात पे ऊपर आऊंगा, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि एक XYZ नाम का एक स्पोर्ट्समैन है, और मैंने आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई आप XYZ यह जो है वो कौन है, वह बहुत ही नामी स्पोर्ट्समैन है, पूरा वर्ल्ड उसको जानता है। लेकिन अगर आपको मैंने सवाल किया कि XYZ नाम का एक व्यक्ति है, वो कौन है करके, और आपने नहीं बता दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए? नहीं, यह एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इससे आप कंप्लीटली रिजेक्ट होने के लायक नहीं हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं है तो आप सूटेबल ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। यह जो जानकारी है, यह जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। एक गांव खेड़े का व्यक्ति या गांव खेड़े का विद्यार्थी, जरूरी नहीं है कि उसका इंफॉर्मेशन लेवल जो है वह इंफॉर्मेशन लेवल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले व्यक्ति का भी उतना ही हो, जरूरी नहीं है। लेकिन एक गांव खेड़े से आने वाला व्यक्ति, यह जरूरी नहीं है कि वह सूटेबल ही नहीं होगा, वह उससे भी सूटेबल हो सकता है। और इसीलिए सिर्फ इस आधार पे कि उसका नॉलेज कितना है, इस आधार पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। एक रीजनेबल नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नॉलेज होना नहीं चाहिए करके, नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे कि उसको एक डाटा पता नहीं है, उस डाटा के आधार पर उसको रिजेक्ट करना उचित नहीं है। इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट का महत्व बढ़ता है, उस व्यक्ति की पूरी व्यक्तिमत्व को जानना कि हाँ, यह एक मिलनसार व्यक्ति है, यह एक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाला नहीं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला व्यक्ति है, यह डिस्प्यूट को सेटल करने वाला व्यक्ति है, एक निष्पक्ष तरीके से काम करने वाला व्यक्ति है, यह सहनशील व्यक्ति है, लोगों की दो बात सुन सकता है। इस तरीके का एक व्यक्तिमत्व होना यह जरूरी है उस पद के लिए जहां हजारों लोग अपनी अपनी फरियाद लेके आते हैं। और इसीलिए साथियों, पर्सनैलिटी टेस्ट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। मैं अब एक अति महत्वपूर्ण जो इससे संबंधित जो चीज है वो यह है कि इसकी तैयारी के लिए बात की जाती है कि हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर ऑल पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमको पता नहीं होती है, या पता भी हो जाती है अपने बारे में तो हम उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करते। ह्यूमन टेंडेंसी यह होती है कि जनरली हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और आत्ममंथन कम करते हैं। ज्यादातर समस्याओं की जड़ यही होती है कि हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं दोस्तों, और अपना आत्ममंथन कम करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यह जो पर्सनैलिटी टेस्ट की जो ट्रेनिंग है, यह सिर्फ यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए होना यही पर्याप्त नहीं है, या यही इसकी लिमिट नहीं है। जीवन के हर पड़ाव में यह महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप किसी भी काम करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी रोल में क्यों ना व्यक्ति हो। अगर आप हर दिन 1 घंटा तो भी अगर आत्ममंथन करने लगेंगे अपने खुद की, या हफ्ते में 1 घंटे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी समस्याओं का समाधान ऐसे ही होने लगता है। बहुत सी समस्याओं का, चाहे किसी भी रोल में क्यों ना हुआ, किसी भी संगठन में, घर में काम करने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो। यहाँ तो यूपीएससी की बात चल रही है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पर्सनैलिटी के जिसमें कि हम दूसरों के प्रति ज्यादा या
बाहर के प्रति ज्यादा वो ये करने लगते हैं, आत्ममंथन करने की कोशिश नहीं करते। तो इसमें हमारा साथ कौन देगा? हमारा साथ वो व्यक्ति देंगे जो हमारे साथ में काम करते हैं, हमारे साथ में पढ़ाई करते हैं, हमारी हरकतों के ऊपर नजर रखते हैं और उसके ऊपर ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ में कमेंट करते हैं कि नहीं धनंजय, तुम अगर इस तरीके से उत्तर दोगे तो ये ठीक नहीं दिखेगा, इस तरीके से उत्तर देना चाहिए। देखो, तुम्हारा जो उत्तर देने का जो तरीका था, जब प्रश्न पूछा इंटरव्यू ने, या मैं मान के चलो आपकी मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं, आपकी एक प्रैक्टिस इंटरव्यू ले रहा हूं, उस वक्त आपने सवाल जो दिया है, उस वक्त सवाल का जवाब देते वक्त आपका रुख ऐसा होना चाहिए था, आपके हाव भाव इस तरीके से होना चाहिए थे, आपके हाथ इतने ऊपर नहीं जाने चाहिए थे, आपके हाथ इस तरीके से होना चाहिए थे, आपके चेहरे पे इस तरीके से हाव भाव होना चाहिए था, आपने जिस तरीके से उत्तर दिया वो बहुत रूड तरीके से दिया, इस तरीके से नहीं देना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कौन करेगा? ये वो लोग करेंगे जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, आपके साथ में तैयारी करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, तो वो बताएंगे और आपको मदद कर सकते हैं। और आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व ये है कि साइलेंटली, बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत ही धीरज के साथ में उनकी बातें सुनना और उसके अनुसार अपना आत्ममंथन करना और उसके आधार पे अपना इंप्रूवमेंट करना। आपको ग्रिल करने वाले व्यक्ति चाहिए, आपको क्वेश्चन करने वाले व्यक्ति चाहिए कि नहीं धनंजय देखो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपने जवाब देना चाहिए था। ये व्यक्ति मिलने चाहिए और वो व्यक्ति आपकी इर्द गिर्द में होते हैं अगर आप प्रयास करो तो। मैं आपको जवाब, आपको मंगेश भाई यहाँ बताएंगे कि हम जब मॉक इंटरव्यूज, कई हमारे साथी है, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस में गया, कोई आईएएस में गया, अभी मैं आईआरएस में हूँ, कोई दूसरे काम में कर रहे हैं, जैसे मंगेश भाई इतना बड़ा नोबल कॉज कर रहे हैं, और भी हमारे साथी है। ये क्या करते थे? एक दूसरे की मॉक इंटरव्यूज लेते थे और अभी भी मुझे याद है कि मेरे दोस्त बहुत मुझे ग्रिल करते थे कि निधन जी ये उत्तर ऐसा देना चाहिए था, इसमें ये चीज बोलनी चाहिए थी, इस तरीके से भाव होना चाहिए, आपको मेल्ट हो जाना चाहिए, आपको पिघल जाना चाहिए कि हाँ, मेरा एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मुझे वहां इंटरव्यू के वक्त निगेटिव दिखा सकता है और इसीलिए मुझे अभी से उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी इंटरव्यूज दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका नहीं हुआ है तो वो हमसे कम है करके, मैं तो यह कहूंगा कि वो हमसे ज्यादा भी हो सकते। डिफरेंस पास और फेल का सवाल नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जब हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी में जा रहे हैं तो हमको उसकी साइकोलॉजी को जानना और उसके तरीके से तैयारी करना यह आवश्यक हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी में ही सारे के सारे लोग तैयारी करो, आप अपने कैरियर में जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन चूंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको उसके मापदंड पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि भाई मैं जब पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं तो उस वक्त कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जो कि मुझे लिख के रखना चाहिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए और उस एस्पेक्ट्स के ऊपर मुझे बात करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, फ्रेंड से बात करना चाहिए। और इस इंटरव्यू की तैयारी की जो शुरुआत होती है वो उसी दिन से हो जाती है, इस पर्सनैलिटी टेस्ट की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं। Exactly. बिल्कुल। और हर दिन आपकी तैयारी होती है, छोटे छोटे आपके अनुभव, दोस्तों के साथ में बात करना, अपरिचित लोगों के साथ में बात करना, जो आपको पसंद नहीं है चीज, उस चीज के ऊपर भी आपकी कमेंट किस तरीके से रख रहे हो, जो आपके व्यूज नहीं है, ओपिनियन नहीं है, एक दूसरी आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति के साथ में भी आप बात कर रहे हो, लेकिन किस लहजे में कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, यह मायने रखते हैं। ये ट्रेनिंग के भाग है हमारे। और इसीलिए साथियों, आप अलग अलग सेमिनार में जाइए, ट्रेनिंग भी लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा आप आत्ममंथन भी कीजिए कि क्या मैं उस तरीके से, जो इस तरीके से मुझे करना चाहिए उस तरीके से मैं बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मुझे आप देखिए, आधा घंटा या 40 मिनट की पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। मंगेश भाई मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा जब मेरा समय हो जाए। नहीं, कोई इशू नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप आराम से चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, यस। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब ये पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी वगैरह करने लगते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, आप ट्रेनिंग कीजिए, सेमिनार कीजिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आगे जा रहे हो। हर पल आपका महत्वपूर्ण होता है, हर चीज महत्वपूर्ण। यस। तो साथियों,
प्रिपरेशन का यह डेली एक्सपीरियंस का भी जो महत्व है, डेली एक्सपीरियंस के साथ में आपका इंटरेक्शन ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली इंटरव्यू में मैं जब गया, मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए, 5वां अटेम्प्ट मैं सर्विस में आने के बाद भी दे रहा था, उसके बाद में मैंने नहीं दिया। मैं पहली बार जब पर्सनैलिटी टेस्ट में गया, उस वक्त मुझे 120 मार्क्स थे। मंगेश भाई कितने मार्क्स रहते हैं इंटरव्यू में? 300 समथिंग। हाँ, उस समय अपने टाइम पे 300 रहते थे, अभी 275 हो गए। 300 रहते थे, हाँ यस। तो 300 में से मुझे 120 मार्क्स मिले थे। दूसरी बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उस बार मैं जब इंटरव्यू में गया तो मुझे 198 मार्क्स थे, 198। नाउ हियर इज 120 and here is 198. I am the same person, I am the same individual, but see the differentiation of the marks. It is not 130, it is not 140, nor it is 150 or 160. It has gone from 120 to 198. So obviously I think there may be something that might have attracted the attention of the interview panel. And that might have increased my marks from 120 to 198. So that's why it is very critical, very, very important to understand as to what the dynamics of this personality test is. And that's why, my friend, opinion making is very, very important. आप अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में हो और आपको इंटरव्यूअर ने, पैनल के एक मेंबर ने, आदरणीय मेंबर ने आपको एक सवाल किया कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो मुझे लगता है अभी आप मंगेश भाई मुझे करेंगे 8000, सबसे जो हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट का हाईएस्ट 8848 मीटर्स। एम आई राइट? यस यस यस। 8848 सर, 8848 8848। ठीक है, आपने सवाल का जवाब पर्सनैलिटी टेस्ट में नहीं दिया, ठीक है, ओके, सॉरी सर। और फ्रेंकली बोल देने की जरूरत है वहां की, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मे बी आई माइट हैव फॉरगॉटन, दैट्स ऑल। दूसरा सवाल आपसे ये उन्होंने किया कि बताइए कि अभी भारत और अमेरिका के जो संबंध है, भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध है, उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। अब ये सवाल कोई इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये सवाल आपकी ओपिनियन के आधार पर आप देंगे, आपके व्यूज देंगे, आपकी ओपिनियन देंगे, और इसके लिए आपका नॉलेज यहां काम में आएगा और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग काम में आएगी। तो आपको यह अपेक्षा की जाती है कि ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया, इट्स ओके। 8848 यह आपको डाटा याद नहीं रहा है, इट्स ओके। लेकिन अगर भारत और अमेरिका के संबंध के ऊपर अगर कोई प्रश्न आता है और आप उसके ऊपर बोलते हैं कि सर आई डोंट नो, तो ऐसी स्थिति में आपकी व्यक्तिमत्व के ऊपर एक नकारात्मक, मतलब उसका वो बनेगा इंप्रेशन, और यह माना जाएगा कि यह जो व्यक्ति है हो सकता है कि उतना सुइटेबल इस पोस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि आपने अपना ओपिनियन नहीं दिया, आप एक अपना इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे हो कि नहीं हाँ इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए करके। आपकी एक खुद की एक ओपिनियन होना चाहिए। तो ये ओपिनियन बिल्ड करना ये अति महत्वपूर्ण चीज है, और ये आपको दैनंदिन जीवन में आप जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, आजू बाजू में घटनाएं देखते हैं, उसके ऊपर आप जो कमेंट्स करेंगे, व्यूज देंगे, वह महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी इस पर्सनैलिटी टेस्ट की इंटरव्यू की ट्रेनिंग का। और इसीलिए आपको यह देखना पड़ता है कि क्या मेरा जो व्यू है वह कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ में कंसिस्टेंट है या नहीं, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप है या नहीं, भारत के हित का है या नहीं, ये सारी चीजें देखनी, सार्वजनिक हित का है या नहीं। और इसीलिए साथियों, आपने अगर किसी डाटा का उत्तर नहीं दिया तो चल सकता है
लेकिन अगर ओपिनियन के ऊपर आपको सवाल किया गया तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि हाँ, आप कुछ ना कुछ इसके ऊपर कमेंट करो, बताओ। यह जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू पैनल की जो राय होगी वही आपकी राय होनी चाहिए। नो, यू कैन डिसएग्री पोलाइटली। यस सर, आई बेग टू डिसएग्री विथ यू, I am sorry sir, but I do have a different opinion. You can say that, but you cannot say, okay sir, I don't know, I don't want to comment. No, it cannot be like that. You should, comment, you should give your opinion. So this is very important aspect, and वो एक या दो दिन से नहीं आता है साथियों, तो आपको ये इनकलकेट करना पड़ता है। तैयारी के दौरान अपनी राय बनाने के वक्त ये इनकलकेट करना पड़ता है। और साथ में एक और जो चीज मैं बताना चाहूंगा, आगे और 5-10 मिनट बोलने के पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इंटरव्यू के दौरान, जो मैंने जो मतलब अपने अनुभव से जो देखा है, उसमें यह है कि आप अपना जो बैकग्राउंड है, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, कुछ हद तक थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड किया है वगैरह, आपसे कोई पॉलिटिकल कमेंट की अपेक्षा नहीं की जाती किसी सिविल सर्वेंट पे, क्योंकि सिविल सर्वेंट का काम पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना या पॉलिटिकल कमेंट करना यह नहीं होता है। तो उसका सिर्फ एक काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए अपनी ओपिनियन दे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार और लॉ के अनुसार काम करें। लेकिन आपका बैकग्राउंड होना, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, वहां पर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां काम करती है, कौन कौन से कैंडिडेट्स चुनाव के लिए लड़ते हैं, वहां का सामाजिक परिवेश क्या है, कल्चरल परिवेश क्या है, ज्योग्राफिकल परिवेश क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस किस प्रकार की इंडस्ट्रीज वहां होती है, इसके बारे में आपका थोड़ा सा नॉलेज होना यह अपेक्षा की जाती है। और इसीलिए आपका ये क्यों, वो इसीलिए क्योंकि आपने जो नॉलेज लिया है, नॉलेज का एप्लीकेशन होना जरूरी है ना। आपने नॉलेज तो लिया, लेकिन उसके आधार पे आपका कोई ओपिनियन नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो उस नॉलेज का कोई उपयोग नहीं है। देखिए, साइंस अपने आप में, जैसे कि कहा जाता है, साइंस अपने आप में उतना मायने नहीं रखता है जब तक वो टेक्नोलॉजी ना बने, जब तक वो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में तब्दील ना हो, नहीं तो वो सुसुप्त अवस्था में रहता है। उसी तरीके से आपका नॉलेज का एप्लीकेशन होना अति आवश्यक है। और इसीलिए आप जब अपना परिवेश देखते हैं और उस परिवेश के चैलेंजेस को, उसकी डिफिकल्टीज को हल करने के लिए इस नॉलेज का उपयोग करते हो, तो आपकी सुटेबिलिटी ऐसी तय हो जाती है। और इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि यू शुड नो योर सराउंडिंग, और इसीलिए आपका बैकग्राउंड आपका होना यह जरूरी है। दूसरा एक और एक अति महत्वपूर्ण जो चीज है, कई कैंडिडेट्स अपने अपने हॉबीज के बारे में बोलते हैं कि मेरे को ये पसंद है, ये मैं ये हॉबी रखता हूँ, रीडिंग रखता हूँ, राइटिंग रखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, स्पोर्ट्स करता हूँ, म्यूजिक है। ये कई बार लिखा भी जाता है और अच्छी चीज है। ऐसी स्थिति में उस हॉबी के बारे में आपका नॉलेज होना, उसके बारे में थोड़ा सा जनरल स्टडीज होना यह आवश्यक है। यह अपेक्षा की जाती है कि भाई यह इस तरीके से करता है कि इसने सिर्फ लिख दिया है, इसको पता भी है या नहीं है। तो इसीलिए ये तो कम से कम तय होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो तो उसमें आपको कुछ पता है या नहीं पता है, ये भी पता होना जरूरी है। नहीं तो लिख दिया हाँ, लेकिन वो पता भी तो होना चाहिए, नहीं तो बस मैं वर्बोस कर रहा हूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि आपकी हॉबी का भी उपयोग होना चाहिए। आपकी हॉबी भी काम आती है। कई बार आप जब अच्छे पद पे रहते हो तो उसका उपयोग होता है ना। जैसे कि आपका एक प्रोफेशन, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अलग अलग क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो भी जब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो उनका उपयोग होता है। आपको अभी हमारे आगे आने वाले जो वक्ता है मेरे भाई डॉक्टर उपसेन जी बोरकर, वो डॉक्टर है और वो सिविल सर्वेंट है। कुछ भी होता है मैं तुरंत उनको फोन करता हूँ कि यार ऐसा ऐसा करना है, क्या करेंगे। वो हमारे एक मेडिकल कमेटी के मेंबर भी है, उनके अलावा दूसरे डॉक्टर भी है, ये एपिडेमिक सिचुएशन में। तो ये जो नॉलेज है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, ये जो सारी चीजें है वो पर्सनैलिटी टेस्ट का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और एक जो चीज है, जो अति महत्वपूर्ण जो चीज है लास्ट में, वो ये है इसके बारे में तैयारी के लिए, वो ये है कि आपने जो ऑप्शनल लिया है उसके प्रति भी आपकी कितनी डेप्थ है, कितना एप्लीकेशन है, वह भी मायने रखता है। वो पर्सनैलिटी टेस्ट का हिस्सा है। आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिया है,
आपने अगर ज्योग्राफी विषय लिया है, आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया है, सोशियोलॉजी लिया है, या केमिस्ट्री लिया है, या फिजिक्स लिया है, या मैथ्स लिया है, तो आपका वो नॉलेज के आधार पे कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। और उस समय आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि चूंकि आपने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, तो ऐसी स्थिति में उस सब्जेक्ट में आपको कितनी मास्टरी है। आप एक ग्रेजुएट होना एक अलग चीज है, लेकिन एक विशेष सब्जेक्ट में आपका नॉलेज होना वह दूसरी चीज है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये चीज नहीं है पता करके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लिया तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि पॉलिटिकल साइंस की डिफिनेशन बताइए। क्या पॉलिटिकल साइंस की डिफिनेशन में चेंज हो गया है क्या? पहले किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती थी, आज कैसी पॉलिटिक्स की जाती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस लिया। पॉलिटिक्स की किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है तो यह पूछा जाता है कि वो कॉन्सेप्ट इंडिया में है क्या मौजूद, वो कॉन्सेप्ट हमको दिखती है कि समाज में। ये सारी जो चीजें हैं, यह अति महत्वपूर्ण चीज है, और इसलिए पता चलता है कि आप अपने जो पढ़े हुए विषय है उसके प्रति कितने संवेदनशील है, कितने आपको उसमें मास्टरी है, जिसका उपयोग एडमिनिस्ट्रेशन में आप जब जाओगे तो उस वक्त भी काम आएगा। और इसीलिए साथियों, ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं वह अति महत्वपूर्ण चीज है। और यह सिर्फ या 5 या 10 दिन की कोई वो करने से, कोचिंग करने से यह नहीं होगा। यह आपको इनकलकेट करना पड़ता है। कोचिंग कीजिए, मॉक इंटरव्यूज भी दीजिए, लेकिन साथ में आप यह ध्यान रखिए कि आपकी ही एक्सरसाइज, आपकी मेहनत इस पूरी एग्जाम के पूरा गैम्यूट ऑफ दिस एग्जाम, आपकी मेहनत, आपका जो इफर्ट्स है वो सबसे मायने रखेगा। आपकी प्लानिंग मायने रखेगी। ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग ऊपर से थोप रहा है, कोई प्लानिंग बता रहा है उसके अनुसार कर रहे हो, तो फिर आपका वजूद क्या है, आप किस तरीके से डिसीजन लोगे, मायने रखेगा ना। आप सुटेबल बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, इस बात के ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप अपने लेवल पे, किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, आप अपने लेवल पे डिसीजन लेने में किससे सक्षम। आपको निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करती जानी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लू या न लू, एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो ईमानदारी से आपको यहाँ सोचना चाहिए कि हाँ, एक बार मैंने ले लिया, आप कुछ भी हो जाए। मेरे को कई बार बोला गया कि केमिस्ट्री छोड़ दे यार, केमिस्ट्री छोड़ दे यार। मैंने बोला अब आपके पार हो या ना हो, केमिस्ट्री छोड़ूंगा नहीं, पॉलिटिकल साइंस छोड़ूंगा नहीं, जो भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मैंने जो किया वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। इट डजंट मीन दैट। हर कैंडिडेट की अपनी स्टोरी है, हर कैंडिडेट की एक यूनिकनेस है, और उसको वो खुद ही मंथन करना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। सबकी आप अलग अलग लोगों की राय जरूर लो, लेकिन यू टेक अ कॉल, बिकॉज इट शोज दैट यू आर बिकमिंग कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, यू आर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ ऑफ टेकिंग डिसीजंस। क्योंकि आपको और भी बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, तो इकट्ठे बड़ा निर्णय लेने की क्षमता ऐसा कई बार ले सकते हो तो वो उल्टा पुल्टा निर्णय हो सकता है। लेकिन अगर आप एक थिंकिंग तरीके से निर्णय लेते जाओगे, एक ग्रेजुएट तरीके से आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसके कारण आपका निर्णय परिपक्वता से भरा रहेगा। और इसीलिए साथियों, आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप बड़ों की सुनो, उनका भी निर्णय सुनो, लेकिन आप अपना एक निर्णय लो, क्या करना या नहीं करना है। कई बार ये होता है कि हमारे पास में संसाधन होते हैं, हमारे पास में पैसा भी हो जाता है, हमको ये भी पता रहता है कि हमारे माता पिता के पास में पैसा है या नहीं है, या है, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि मेरे पिताजी कहेंगे कि नहीं, मेरे पास में है पैसा, लगा ले अभी, कोचिंग लगा ले। ऐसा मत करो। आप एक कैलकुलेटेड निर्णय लो, मेरी उसमें मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस काम के लिए, इसके बारे में मंगेश भाई इसके बारे में बहुत सी चीजें आपको बताएंगे। और अभी ये जो ऑनलाइन जिस तरीके से उन्होंने क्लासेस शुरू की है, देखो संबोधि एकेडमी की खासियत क्या है। संबोधि एकेडमी की खासियत ये है, मुझे अभी भी याद है कि हम जब वहां रहते थे वडाला में, तो वहां ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं हुआ करते थे, कि छोटे से कमरे में एकेडमी चलती थी और मंगेश भाई लीड करते थे। हम फिर उनके जो भी है वो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि ठीक है धनंजय जी, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, हम करते थे। इसमें एक अति महत्वपूर्ण चीज है, वह यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगेश भाई को लॉन्ग एक्सपीरियंस है, उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। और यही नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने ऐसे कई कैंडिडेट देखे हैं जिनका होता नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन के मारे इधर उधर कुछ भी करने के उतारू हो जाते हैं। लेकिन मंगेश भाई ने इस तरीके का कोई मतलब उस तरीके का कोई उनमें लक्षण नहीं दिखता।
उनमें लक्षण यह है कि बहुत ही धीरज के साथ में नई कैंडिडेट्स को किस तरीके से तैयार किया जाए। और यही नहीं तो सबसे अति महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक संवेदनशीलता के साथ, सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सोशल सेंसिटिव हो, और वह उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे, उनके कार्यों के आधार पे भी वो किया। तो इसीलिए संबोधि एकेडमी अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है उनका, और ये सारी चीजें आपको ये शेयर भी करेंगे। मैं एक और चीज, मेरा कितना मिनट बाकी है मंगेश भाई बता दो? जब तक डॉक्टर ज्वाइन नहीं होते तब तक चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो तो डॉक्टर ज्वाइन ही ज्वाइन नहीं होने होंगे के ऐसे से। नहीं हो जाएंगे। अभी बोलेंगे अपना आप तो। दादा अभी क्या है कि अभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी हम लेंगे थोड़े से, ठीक है? ठीक है, नो है ना? वरीज, आई एम देयर। मतलब हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो अधिकार है या स्टूडेंट्स का अधिकार है, उसका उल्लंघन ना हो कि मैं बोले जा रहा हूँ। नो नो नो, नहीं, बहुत अच्छे से आपने सारी बातें बहुत अच्छे से बताई है। और जो इंटरव्यू का जो मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए लिया क्योंकि मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट जो है जो ज्वाइन है संबोधि में रिसेंटली। तो जैसे हमारी आपने बात करी कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनको गाइडेंस मिलना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हमसे परिचित नहीं है उनको भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंटरव्यू लेवल से ही, और मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे से ही बताता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना इस तरह से नहीं है कि प्रीलिम्स करो फिर मेंस करो फिर बाद में इंटरव्यू के लिए, तो वन डे का वो प्रिपरेशन नहीं होता। तो वही ओरिएंटेशन और अप्रोच क्लियर होने के लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली वो टॉपिक दिया था। तो बहुत अच्छे से आपने ये कवर किया है। पॉइंट बचा है वो आप कवर करके फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओके, मैं आपने जो दूसरा पक्ष रखा है, मुझे लगता है बहुत सी और चीजें हैं which we can discuss later also, and बोरकर साहब भी अपनी संभाषण में बहुत सी चीजें बताएंगे, और आप तो है ही उसमें बताने के लिए, और आपने बहुत सी टेक्निकल चीजें बताई जिसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं एक और जो चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की है, तो आप देखिए आज का जो परिदृश्य है वह परिदृश्य 1960 का या 1980 का या 1990 का नहीं है। समाज में, देश में, विश्व में, पूरे संसार में टाइम चेंज होते रहता है। और टाइम चेंज होने का मतलब क्या है? टाइम चेंज होने का मतलब यह है टेक्नोलॉजिकल चेंज, सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, एंड द चेंज दैट इज ब्रॉट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो। यानी कहने का मतलब यह है कि आज हम 1960 या 1970 के इंडिया नहीं है, बहुत ज्यादा परिवर्तन भी हो चुका है। और यही नहीं है कि वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, 1991 के बाद में जो नीतियां चेंज हुई, 2000 के बाद में जो नीतियां चेंज हुई, अभी जो नीतियां चेंज हो रही है, उसके कारण एक अलग परिवर्तन आता है, और उसका असर कैंडिडेट्स के ऊपर होता है, विद्यार्थियों के भी ऊपर होता है, जो एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं उनके ऊपर होता है, जो नए नए कैरियर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर होता है। और इसी का नतीजा है कि आज आप देखोगे कि जब हम पढ़ते थे, बीएससी करते थे, 12th करते थे, तो उस वक्त जो ऑप्शंस होते थे वो ऑप्शंस की जगह आज इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा हमारे पास में ये है। और इसी का नतीजा है कि कैंडिडेट्स के सामने भी चैलेंजेस होते हैं, और एपिडेमिक का अलग चैलेंज है आज की स्थिति में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अलग अलग जो परिवर्तन होता है उसके कारण नीतियां भी चेंज होने लगती है, कानून चेंज होने लगते हैं, परिवेश जो है सामाजिक राजनीतिक वो चेंज होने लगता है, उसके कारण सिविल सर्वेंट की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चेंज होने लगती है, उनके जो फंक्शंस होते हैं उनमें चेंज होने लगते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होते हैं, उनके फंक्शंस और पावर्स में चेंज होते हैं, उनकी अथॉरिटी में चेंज होता है। और इसका नतीजा ये होता है कि सिविल सर्वेंट की जो फंक्शंस है उसमें भी चेंज होता है। लेकिन एक जो दायित्व है जो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिला हुआ होता है वो हमेशा कायम रहता है। वो कौन सा? वह होता है कमिटमेंट टू द पब्लिक, कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, commitment to the constitutional ethos, commitment to the basic structure of the constitution. These are the things on which the very edifice, the very foundation of the Republic of India is there. You cannot neglect these values, you cannot set aside these values, and these are the values that makes a difference.
between and among the civil servants. आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा कि कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है अपने कार्यों के आधार पे, अपने पद के आधार पे नहीं। पद आपका है आज, उसका कितना अच्छे से उपयोग करते हो यह मायने रखता है कि उस पद की गरिमा कितनी और बढ़ती है। आपके कार्य उस पद को और पॉपुलैरिटी दे सकते हैं, ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा टीएन सेशन जो साहब थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 90s में। किसी भी के भी मुंह पर, किसी भी की जुबान पे उनका नाम अभी भी होगा। उन्होंने आईएएस की एग्जाम क्लियर की, वो भी कलेक्टर बने, फिर कमिश्नर बने, सेक्रेटरी बने, इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और स्ट्रेंथन करने की उन्होंने कोशिश की, तो वो मिसाल बने। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि हम आएंगे जाएंगे, लेकिन हम किस तरीके से काम करते हैं। हमने प्राप्त तो कर लिया, कोई भी अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया, कोई भी हमने पद प्राप्त कर लिया, लेकिन यह मायने रखता है कि हमने उसको किस तरीके से उपयोग किया, किस तरीके से हमने उसकी मर्यादा रखी, किस तरीके से हमने कार्य किया, यह मायने रखते हैं। और इसीलिए कोई एक शख्स अलग उभर के दिखता है, यह नतीजा होता है इसका। तो सिर्फ कोई चीज प्राप्त कर लेने से नहीं होता है, कोई चीज पद मिलने से नहीं होता है, करते क्या हो वो भी मायने रखता है, करते क्या हो वो मायने रखता है। और इसीलिए साथियों, आप सब लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है वो याद रखने की वो है कि हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। मेरा कोई एक बॉस होगा जरूर, मेरे अंडर में भी कोई काम करने वाले होंगे, मेरे ऊपर में भी कोई काम करने वाले होंगे। तो मेरे अंडर में काम करने वाले मेरे लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। और मैं किसी के अंडर में हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। I am working for the government of India and my boss is also working for the government of India, and that is the backbone of the civil servant, and that's why we have to understand कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हो। अगर हम ये चीज अगर याद रखते हैं तो चैलेंजेस कई आते हैं साथियों, लेकिन आप में कन्विक्शन है, आपने किसी को अननेसेसरी किसी को तकलीफ नहीं दिया है, कोई गलत नहीं काम किया है, तो डंके की चोट पे वो कीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून आपको कहता है। और यही एक सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी है। इम्पार्शियलिटी रखना, निष्पक्षता रखना, सभी के साथ में समदृष्टि के साथ में पेश आना, अपने व्यवहार में समदृष्टि से पेश आना, सम्यक तरीके से पेश आना, यह सिविल सर्वेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। इम्पार्शियलिटी रखना, इम्पर्सनलाइज रखना काम को। आप किसी जाति के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हो, किसी कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हो, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो। और इसीलिए साथियों, हम जब सिविल सर्वेंट बनने की कगार पे रहते हैं तो हमको यह जो चीजें है ध्यान में रखनी पड़ती है। और साथ में जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी पद पे जाइए, जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन ये एक अति महत्वपूर्ण जो चीज होती है, कहीं पर भी आपको कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर, उसके खिलाफ में आवाज जरूर उठाइए। हो सकता है कि आपकी एक आवाज से वह व्यक्ति जिसके ऊपर वर्षों से वो प्रताड़ना का शिकार हो रहा था, उस प्रताड़ना से वो आजाद हो जाए। हो सकता है आपकी एक आवाज से हो सकता है कि वह व्यक्ति जो कई समय से चुपचाप थे, वह व्यक्ति कुछ बोलने लगे, ये हो सकता है। और इसका नतीजा ये होता है कि आप दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनते हो, दूसरों के लिए एक सेंसिटिविटी की मिसाल बनते हो। और इसी का नतीजा है कि जहां आप रहते हो, जिस जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हो, उस जिम्मेदारी के साथ में अगर आपने काम किया तो बहुत सी चीजें ऐसी ही हल होने लगती है। साथियों, मुझे लगता है कि बहुत सी और चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी आगे में और हमारे जो भ्राता हैं इसका आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे। किसी और वक्त पे मैं आपके साथ में और गुफ्तगू करूंगा। आप लोगों ने और संबोधि एकेडमी में, और खासकर हमारे मंगेश भाई ने मुझे यहाँ आकर 2 मिनट का समय दिया बोलने का, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे भाई डॉक्टर उपसेन जी बोरकर साहब ज्वाइन हो चुके हैं। मैं अब मंगेश भाई के तरफ माइक देता हूँ आगे की वो कार्रवाई के लिए, आगे का संचालन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच धनंजय दादा, एंड वेलकम टू हमारे दूसरे भाई डॉक्टर उपसेन बोरकर साहब। ओके, डॉक्टर साहब भी ज्वाइन हो चुके हैं अभी। सो
अभी ये जो सेशन हुआ है धनंजय साहब का, सो इससे रिलेटेड, धनंजय आप हो, कहाँ पे हो? हाँ धनंजय, आप वीडियो ऑन क्लियर? रखिए ना। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, मतलब आपको पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए। नहीं। हाँ, तो अभी related to this particular session, if if anybody is having question, so आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं धनंजय साहब को। फिर उसके बाद हम डॉक्टर उपसेन बोरकर साहब का ये करेंगे। आप अपना, आपका जो आपके सामने जो माइक का जो ऑप्शन है उसको आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। तो फिर हम धनंजय साहब को अगर फिर जाना भी है तो फिर वो जा सकेंगे। यस सर, 2 क्वेश्चन है मेरे। हाँ, कौन? तन्वी? संकेत। हाँ, संकेत पाठक। हाँ, संकेत पाठक। हाँ यस यस सर, 2 क्वेश्चन है इंटरव्यू के रिलेटेड कि पैनल ट्राई टू जजेस पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, तो एटीट्यूड, एबिलिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वालिटी बिल्ड होने के लिए आप क्या टिप्स करेंगे? और दूसरा जो एक क्वेश्चन है वो मेंस राइटिंग के हिसाब से है। जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उस उनमें से लास्ट में लिखा जाता है कि एक्सप्लेन और एग्जामिन और डिस्कस, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे जज करेंगे और कैच कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को? Is it for me? Is it for me? यस सर, यस सर। या ओके। तो ये मेंस वगैरह के लिए अभी डॉक्टर उपसेन साहब आप आ ही गए हैं, वो आपको और अच्छे से बताएंगे मेटिकुलसली किस तरीके से लिखना, क्या करना। जहां तक दिस पर्सनैलिटी टेस्ट इज देयर माय फ्रेंड, तो जैसे कि अभी मैंने अपने संभाषण में आपको बताया कि आप अगर आत्ममंथन खुद का करते रहेंगे और दोस्तों के माध्यम से, या आपके जो एल्डर्स हैं या जो सिविल सर्वेंट है या जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या जिनका हो चुका है, उनकी अगर आप मदद लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे में कौन कौन सी कमियां हैं, व्हाट काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स। मतलब किसी में ऐसा एब्सोल्यूट ड्रॉबैक्स नहीं होता है, ड्रॉबैक्स इन रिलेशन टू दिस पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अगर मान के चलो यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट लेती है और उसके कुछ मापदंड है, कुछ पैरामीटर्स है, और उस पैरामीटर्स पर हम खरा उतरने की कोशिश में है, तो मुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मैं उस तरफ जा रहा हूं, क्या उस तरफ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं क्या। तो ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 दिन में फट से कुछ चमत्कार होने की इसमें नहीं रहता। आपको जब से शुरू हो रहे हैं, जब से आपने तैयारी की शुरुआत की है, उस दौरान से आपको यह ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या मैं अपनी ओपिनियन बनाने के काबिलियत रख रहा हूं क्या मैं उस तरफ जा रहा हूं क्या मेरे सवाल जो है उस तरीके से, एक जो लहजा होना चाहिए हमारे बोलने का, वो लहजे के अनुसार है क्या मैं बहुत ही रूट तरीके से तो नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं छुपा तो नहीं रहा हूँ, क्या मुझे कुछ पता नहीं है तो उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ क्या मैं। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। और ये हमको कौन बताएगा? ये हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं, जो हमसे इंटरेक्शन करते हैं, मेरे दोस्त या हमारे साथ में जो प्रिपरेशन करने वाले जो लोग हैं, दे हेल्प अस इन ग्रेजुएटिंग थ्रू दिस ऑल दिस प्रोसेस। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहां पर जो बैठी हुई जो पैनल है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मतलब सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिन्होंने कई सिविल सर्वेंट्स, दूसरे सिविल सर्वेंट्स को भी देखा है, कई इंटरव्यूज ले चुके हैं। तो आप उनके साथ में कोई झूठ नहीं बोल सकते। जो पता नहीं है आप स्पष्ट रूप से बोलिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, या फिर मेरी ये राय है सर, आई बेग टू डिसएग्री सर। आप ये सारे इस तरीके के आप उनको उत्तर दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार इस तरीके के उत्तर देने के लिए अगर आपने मॉक इंटरव्यूज की और अपने दोस्तों के माध्यम से या अपने एल्डर्स के माध्यम से ये सारी जो डायनेमिक्स आपकी पर्सनैलिटी के साथ में हो रही है, इसको अगर फिल्टर आउट करने की कोशिश की ग्रेजुअल तरीके से, तो मुझे उम्मीद है कि आप उस इंटरव्यू में या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जब जा रहे हैं तो उसमें आपके बोलने में भी सहजता होती है, उसमें एक इजीनेस होती है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोई हेजिटेशन नहीं होता है। उसके पहले आपने ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश की। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स बट दे आर वेरी ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस माय फ्रेंड। I think these will help you. यस सर, यस, थैंक यू सो मच। Yeah, please. संकेत बहुत अच्छा स्टूडेंट है और उसने अभी रिसेंटली ही इज अटेंडिंग आवर लेक्चर्स फ्रॉम पुणे, धनंजय। हाँ, वो स्ट्रगल एक अच्छा डेडिकेटेड और स्ट्रगलर बोल सकते हैं उसको। अभी रिसेंटली अलोंग विथ हिज जॉब ही जॉइन अवर वीकेंड बैच आल्सो, ऑनलाइन बैच पुणे से वो
करता है और काफी उसका स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है प्रिपरेशन. एंड संबोधि सपोर्टिंग संकेत फॉर रियलाइजिंग हिज ड्रीम career. Okay. Thank you, अच्छा, sir. Thank you, sir. okay, Both of you, thank you. thank you. Yes. any question to like any IAS सर्विस ना मिलकर दूसरी कोई भी सर्विस मिले, बट जयेश तुम्ही माईक हे करून विचारा ना, तुम्ही डायरेक्टली विचारा माईक. हा, आणखी कोणतरी बोलत होतं, बोला लवकर. जय भीम सर, लोहकरे. हा लवकर बोला. ओके, जय भीम. हा सर, मी 9th क्लास मध्ये शिकते. मला धनंजय सरांना एक गोष्ट विचारायची आहे की मी आता 9th क्लास मध्ये आहे, बट मला म्हणजे हळूहळू माझी जी डिसिजन मेकिंग पॉवर आहे ती कशी इन्क्रीज करायची. कारण की सरांनी म्हटलं की ते मीन्स फर्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही डिसिजन घ्याल तर तो एकदम मोठा घ्याल तर तो गलत होऊ शकते, पण फ्रॉम दिस एज मला छोटे छोटे डिसिजन घ्यायला लागतील. तर मला काय करायला पाहिजे की जेव्हा मी मोठा डिसिजन घेईल तर तो बिलकुल करेक्ट असला पाहिजे. अच्छा, हाँ देखिए तन्वी, ऐसा नहीं है कि कोई करेक्ट डिसीजन या रॉन्ग या राइट डिसीजन, इस तरीके से कोई डिसीजन नहीं होता है. वो हमारे लिए सही है या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे. देखो, किसी दूसरे की नजर में वो निर्णय राइट रॉन्ग हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो मतलब चिंता की बात है कि मेरे लिए वो निर्णय क्या मायने रखता है, मैं क्या करना चाहता हूँ. अगर मान के चलो आपको कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि मैं अभी मान के चलो मैं मैथ्स पढ़ूं या साइंस पढ़ूं, मैथ्स पढ़ूं कि साइंस पढ़ूं, बाबा अभी मेरे को क्या जरूरत है. तो आपको इस समय खुद निर्णय लीजिए, नहीं मैं अभी साइंस पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ अभी, तो बस वो निर्णय ले लिया आपने, हो गया बात खत्म. यानी इसका मतलब ये हुआ है कि यू हैव अ बिट इंक्रीज्ड योर लेवल ऑफ टेकिंग डिसीजन. आप दूसरा कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, नहीं अभी तुम हिंदी पढ़ो, इट डजंट मैटर, इट डज मैटर टू मी एंड आई विल रीड हियर नाउ साइंस. तो ये जो छोटे छोटे जो निर्णय होते हैं ये मायने रखते हैं. मिसाल के तौर पे अब मैं मैगजीन पढ़ूं कि न्यूज़पेपर पढ़ूं, मुझे निर्णय लेना है. अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. शेड्यूल बनाने का काम, आप शेड्यूल बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, उस वक्त आप ये निर्णय ले सकते हो कि मुझे ये करना है या नहीं करना है. दूसरी चीज, मान के चलो आपका कोई विषय, अलग अलग विषय ऑप्शंस दे दिए आपको, अभी 10th में आपके पास में ऑप्शंस होगा, आप अपने इंटरेस्ट के लिए उस डिसीजन को लेने के लिए एक दिन ले लीजिए, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर निर्णय लीजिए कि हाँ मैं आई विल गो फॉर दिस. क्योंकि अगर देखो कंफ्यूजन में एक चीज जो मुझे अभी याद आई वो मैं बताना चाहता हूँ. कंफ्यूजन में आना यह कोई गलत चीज नहीं है. मैं मान के चलता हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ है वो करेक्ट करेंगे बाद में, कंफ्यूजन में होना हमारा होमो सेपियंस का एक अति महत्वपूर्ण एक इवोल्यूशनरी अंग है. वो बायोलॉजिकल हमारा एक एस्पेक्ट है होमो सेपियंस होने के नाते, ह्यूमन बींग्स होने के नाते. लेकिन हमेशा कंफ्यूजन में रहना इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी रॉन्ग. मतलब आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं, कोई भी आ सकता है इंसान. इट इज as you know usual or common as it is, but at the same time we have to understand perennially, permanently, if you are always in confusion, so it doesn't occur well. तो इसीलिए छोटे छोटे कोई भी निर्णय ले लीजिए अपने लेवल पे. बाबा ने बोला, मम्मी ने बोला, नहीं ठीक है बाबा अभी ये मैं निर्णय ले ला, that's all, and go ahead. ठीक है, and we would like to hear from you in future also. Thank you so much. अँड तन्वी, बेसिकली कसं असते की तू ज्यावेळेस ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये जाशील तर त्यावेळेस कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज आणि कॉन्स्टिट्युशनल जो काही कन्फाइनमेंट आहे त्याच्यामध्ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट साठी डिसिजन घ्यावे लागतात, एवढं लक्षात ठेवायचं. मग ते काही लोकांच्यासाठी प्रॉब्लेमॅटिक असू शकतात, पण कॉमन पीपल साठी ते महत्वाचे असतील. ठीक आहे, ओके. एनिवे, सो बोरकर सर, तुम्हाला एक क्वेश्चन. मला नंतर विचारतो, कारण आता उपसेन बोरकर सर जॉईन झालेले आहेत आपले आमचे. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे आता आपण राहू देऊया क्वेश्चन्स. ओके, मला तू शेवटी विचार, काही प्रॉब्लेम नाही, आपण आहोतच आणखी. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच डिअर धनंजय. अँड इट्स अ व्हेरी लाईक आय थिंक की मला वाटतं की सगळ्यांना बरीचशी इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे. बरीचशी म्हणजे एक एंटायर इंटरव्ह्यूच्या बाबतीतचा जो अप्रोच आहे
सभी लोगों को जो इंटरव्यू के लिए जो एक अप्रोच है, आई थिंक कि वो अच्छे से मिल गया है और कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। और संबोधि करियर एकेडमी के साथ काफी सारे ऑल इंडिया लेवल के ऑफिसर्स जो जुड़े हैं, उसमें धनंजय जी ने शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था मुंबई में, सो दैट टाइम काफी सारे लेक्चर्स वो शुरुआत में इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के लेते थे। अभी भी जैसे ही उनको टाइम मिलेगा तो मेरे जो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ धनंजय जी फ्यूचर में भी इंटरेक्ट करेंगे। और आई होप कि, है ना धनंजय जी, जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है, तो एनीवे, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई वेलकम थैंक यू डॉक्टर उपसेन बोरकर, ओके, फॉर इट सेशन। ठीक है, सो अभी जस्ट अ मिनट, हाँ,